हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और ये भौतिक विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, ठीक है, जो आप सभी को पता है 1 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही साथ 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 2 मार्क्स और 1 मार्क्स जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते थे, मैंने सारे क्वेश्चंस को कवर किए हैं। मुझे उम्मीद है अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं, कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। आप सारे के सारे प्रश्न करके आएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अगर आप इसका कॉपी पे नोट्स बना लेते हैं, मेरे हर एक बात को याद रखते हैं, तो मैं इस चीज़ की श्योरिटी दे सकता हूँ कि इस चैप्टर से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने के। ठीक है, और ये पूरा जो वीडियो है ये आपको हिंदी में मिल जाएगा, और यही वो चैनल है जहाँ पर आपको NCERT के साइंस के सारे वीडियोस, सारे चैप्टर्स हिंदी में अवेलेबल होंगे। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और चलिए शुरू करते हैं हमारा सबसे पहले MCQ से। तो हमारा यहाँ पहला प्रश्न है, चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक के अंदर टोटल 2 ध्रुव होते हैं। कौन कौन से? तो आप सभी ने देखा होगा, एक होता है N, एक होता है S, ठीक है, जिसे कहते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो N और S 2 पोल होते हैं, ठीक है, 2 ध्रुव होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सही है? तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, ये हमने पीछे जान लिए, लेकिन कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और कौन होते हैं? दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, समान चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को डैश करते हैं। तो दो जो समान, यानी कि अगर मैं बात करूं 2 N साइड, ठीक है, यानी कि 2 सेम जो साइड है, जैसे कि मान लेते हैं 2 उत्तरी ध्रुव आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? आप कहोगे आकर्षित, लेकिन नहीं, यहाँ पर सही जवाब होगा प्रतिकर्षित करते हैं। 2 समान जो है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर आपने चुंबक को आपस में एक ही साइड से कोशिश किया होगा टच करने का, तो वो टच नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, एक दूसरे को अलग कर देता है। आप उसे टच ही नहीं कर पाओगे, वो बहुत ही ज़्यादा आपको प्रेशर देगा, वो एक दूसरे से टच नहीं होगा, ठीक है। और अगर 1 सेकंड के लिए टच हो भी जाता है तो आप जब हाथ से उसे छोड़ोगे तो वापस वो दूर हट जाएगा, ठीक है। तो समान चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चलिए, और समान चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? अगर सपोज एक तरफ N है और एक तरफ S है, तो क्या करेंगे? तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्र रूप से लटकी हुई चुंबक हमेशा किस दिशा में संकेत करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर और दक्षिण। अगर आपको इसको चेक करना है तो कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास एक राउंड सर्कल वाला, आप सभी ने देखा होगा, लाउड स्पीकर होता है, उसके पीछे में चुंबक होता है, अगर आपने देखा होगा, तो अगर आप उसमें एक जो धागा होता है उससे बांध देते हो और ऐसे जब आप उसे ऊपर करोगे तो वो सिर्फ 2 ही साइड देगा, उत्तर और दक्षिण की दिशा में ही रहेगा। और इसी का यूज हम लोग किस में करते हैं? कंपास में करते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है? दिशा का पता चलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ लगभग डैश के कोण पर झुका होता है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी एक विशाल क्या है? तो याद रखना, पृथ्वी एक विशाल विद्युत चुंबक है। पृथ्वी क्या है? विद्युत चुंबक की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, सामान्य चुंबक मत कर देना, ठीक है। और सामान्य विद्युत अथवा सामान्य भी नहीं होगा, बल्कि वो विद्युत चुंबक होगा। धारा के चुंबकीय प्रभाव का आविष्कार निम्न में से किसने किया है? तो याद रखना, धारा के चुंबकीय प्रभाव का आविष्कार जो है ऑस्ट्रेड ने किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा सकता है कि धारा के चुंबकीय प्रभाव का आविष्कार किस वर्ष में किया गया है? तो याद रखना है, धारा के चुंबकीय प्रभाव का आविष्कार 1820, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और किसने किया था? तो ऑस्ट्रेड ने किया था, जो कि मैंने आपको पीछे बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। धारा के चुंबकीय प्रभाव कौन सा बल उत्पन्न करता है? तो जो धारा का चुंबकीय प्रभाव है वो याद रखना यांत्रिक बल उत्पन्न करता है। गुरुत्वाकर्षण, विद्युत, ये सब मत करके आ जाना, ठीक है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि धारा के चुंबकीय प्रभाव जो है
वो यांत्रिक बल उत्पन्न करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण हस्त अंगूठा नियम किसने दिया था? तो आप सभी ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो ये चैप्टर अभी जो हम 3 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे उसमें मैंने बता रखा है कि दक्षिण हस्त अंगूठा नियम किसने दिया था। तो यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाएगा? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा मैक्सवेल ने दिया था। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, कॉर्क पेच नियम किसने दिया था? कॉर्क पेच नियम भी मैक्सवेल ने ही दिया था। तो यहाँ पर भी सही जवाब ऑप्शन सी ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। दंड चुंबक एक डैश है। तो दंड चुंबक क्या है? तो दंड चुंबक याद रखना है, अस्थाई चुंबक है। क्या है? अस्थाई चुंबक है। अब आपसे पूछा जा सकता है विद्युत चुंबक क्या है? तो ये एक अस्थाई चुंबक है। क्यों है ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ। विद्युत चुंबक तभी तक चुंबक रहेगा जब तक उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत हम प्रवाहित करते रहेंगे। विद्युत धारा रुकेगा यानी कि करंट उसके अंदर से बंद होगा, वो चुंबक अपने आप खत्म हो जाएगा, वो चुंबक की तरह नहीं करेगा, तो वो क्या हो गया? अस्थाई हो गया। लेकिन ये जो दंड चुंबक है ये हमेशा चुंबक की तरह व्यवहार करता है, चाहे उसमें बिजली आए चाहे ना आए। ठीक है, चलिए। एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, ये यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। पृथ्वी एक विशाल डैश है। तो ये तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अभी पीछे ही हमने ये किया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विद्युत चुंबक। पृथ्वी एक विशाल विद्युत चुंबक है। चलिए आगे देखते हैं। अब प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फराडे और जोसेफ हेनरी ने की थी। दोनों ने मिलकर की थी, माइकल फराडे और जोसेफ हेनरी। कब? 1831। इसको भी आपको याद रखना है। ये जो डेट होते हैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन ये जो है डेट आपको याद रखना है। किसने किसने की? माइकल फराडे। बहुत सी जगह पे अगर आपको जोसेफ हेनरी ऑप्शन में ना आए तो माइकल फराडे ही कर देना, बिकॉज माइकल फराडे जो है, ठीक है, वो ज़्यादा इसके लिए चर्चित है। तो हो सकता है कि जोसेफ हेनरी ऑप्शन में ना आए, लेकिन अगर ऑप्शन में आता है तो याद रखना माइकल फराडे और जोसेफ हेनरी दोनों हो जाएंगे। और किस वर्ष में की? तो 1831। चलिए आगे देखते हैं। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम को हम किस अन्य नाम से जानते हैं? तो फ्लेमिंग ने जो एक नियम दिया था दक्षिण हस्त नियम, इसको हम किस अन्य नाम से जानते हैं? तो याद रखना उसको कहते हैं फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तो यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हमारे घर में आ रहे विद्युत की शक्ति क्या होती है? तो जो हमारे घर में विद्युत धारा सप्लाई होती है उसकी शक्ति क्या होती है? तो ऑप्शन ए 220 वोल्ट की सप्लाई आती है। आपने वायर देखा होगा, उस पर भी 220 वोल्ट रहता है। आप अपने टीवी को जाके देख लेना, उस पर भी 220 वोल्ट होगा। आप अपने चार्जर को देख लेना, ठीक है, उस पर भी 220 वोल्ट ही लिखा होगा, क्योंकि जो इंडिया है यहाँ पर जो है विद्युत शक्ति जो आ रही होती है वो 220 वोल्ट आती है। ठीक है, चलिए। हमारे घर में आ रहे विद्युत की आवृत्ति कितनी होती है? ठीक है, आवृत्ति कितनी होती है? तो सही जवाब हो जाएगा 50 हर्ट्ज। ठीक है, जो इंडिया है यहाँ पर कितना आता है? 50 हर्ट्ज आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आपने देखा होगा जब भी आपने किसी भी चीज़ को ओपन किया होगा, जो इलेक्ट्रिक कुछ भी इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर आपने देखा होगा 3 कलर के तार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका लाल तार, एक होता है ब्लैक जिसे कहते हैं काला, और एक आपका होता है हरा। ये 3 तार होते हैं, और इन तीनों तार के बारे में आप अच्छे से जान लीजिए। ये जो है आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। काले रंग का जो तार होता है ये क्या संकेत करता है? तो ये हमें बताता है कि जो तार है वो क्या है? उदासीन है। क्या है? उदासीन है, जिसे कहते हैं न्यूट्रल। तो काले रंग का तार क्या होता है? न्यूट्रल होता है। चलिए आगे देखते हैं। लाल रंग का तार क्या संकेत करती है? तो लाल रंग की तार हमें ये बताती है ये खतरा है, जिसे कहा जाता है मुख्य, यानी कि मेन वायर। ठीक है, मुख्य तार होता है। चलिए आगे देखते हैं। हरा रंग का तार क्या संकेत करती है? तो हरा रंग का जो वायर होता है उसे कहते हैं भूतार, जिसे कहते हैं अर्थ वायर, जिसे आप लोग जानते होंगे अर्थिंग का तार कहते हैं ना। वो हमारा किस रंग का होता है? हरा कलर का होता है। ठीक है, चलिए। एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है? आप सभी ने देखा होगा, आप सभी के घर में मोस्टली एमसीबी यूज होता होगा।
या फिर आपने स्कूल में देखा होगा, अच्छी अच्छी बिल्डिंगों में देखा होगा। ये क्यों लगती है तो ये तो हम आगे पढ़ने वाले हैं जब हम ये सारे चीज़ों को पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमें यहाँ पर ये जानना है, फुल फॉर्म जानना है कि एमसीबी को क्यों, एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब इन चारों में से देखिए, सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखना है कि कंफ्यूज करने के लिए स्पेलिंग भी चेंज किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एम से कोई दूसरा शब्द दे दिया जाए, कभी कभी क्या होता है स्पेलिंग देते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओह, तो यहीं तक था हमारा एमसीक्यू का क्वेश्चंस। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको कमेंट करके मुझे ये बताना है कि कितने क्वेश्चन के आंसर आपको पता था। सभी बच्चों को कमेंट करना है। साथ ही साथ अगर ये एमसीक्यू सेशन आपको पसंद आया, आपको लगता है ये अच्छा है वीडियो में, तो आप सभी वीडियोस को लाइक करके मुझे कमेंट करके बताना। साथ ही साथ अगर व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हो तो ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पर जुड़ जाना और कोई भी क्वेश्चन आपको आस्क करना है मुझसे पूछना है, कोई डाउट है आप पूछना। ठीक है, मैं ज़रूर आप सभी का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अब हम पढ़ेंगे जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके कवर कर। हमारा पहला प्रश्न है, धारा के चुंबकीय प्रभाव का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, तार में प्रवाहित होने वाली धारा उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। मैं आपको समझाता हूँ, डिटेल में आपको समझना है। सपोज कर लीजिए ये एक वायर है, हम समझते हैं कि ये एक क्या है, वायर है। चलिए, मेरा तो पेन का कलर भी रेड है, तो समझते हैं ये एक रेड वायर है। ठीक है, और आपको मैंने पीछे ही बताया एमसीक्यू में, रेड वायर कौन सा तार होता है, मुख्य तार होता है। ठीक है, ठीक है, समझ सकते 1 मीटर लंबा विद्युत रोधी कॉपर तार लेते हैं, और ये हमारा कौन सा तार है, कॉपर का तार है, और एक बड़ी लोहे की कील पर गोलाई में लपेटते हैं। और क्या करते हैं, कॉपर की तार को एक यहाँ पे कील ले लेते हैं, ये समझ लीजिए कील है। देखो, मैं उतना अच्छा इमेज नहीं बना पाता हूँ, लेकिन आप लोग समझिए ये एक कील है। ठीक है, और इस कील के चारों तरफ क्या है, लपेटा हुआ है कॉपर के तार। क्या लपेटे हुए, कॉपर के तार लपेटे हुए। ठीक है, और फिर उसके बाद तार के सिरों को किससे जोड़ देंगे, बैटरी से जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये आपका कॉपर का तार हो गया, ये आपका कील हो गया, ये यहाँ पर वायर जुड़ा हुआ है, और ये किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो हम क्या देखेंगे जब हम ऐसा करेंगे, अगर आप रियल में ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम यह देखेंगे कि ये जो बड़ी वाली लोहे की कील है, ठीक है, वो ये छोटे मोटे जितने भी लोहे की कील है, यहाँ पे पिन दिखाया गया है, ठीक है, पिन है, ये सारे पिन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और उसमें टच होने लगेगा। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हम किसी भी मेटल के अंदर या मेटल के पास उसमें विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि धारा जब हम प्रवाहित करते हैं तो उसमें अपने आप एक चुंबकीय गुण आ जाता है, जिसकी वजह से वो किसकी तरह व्यवहार करने लगता है, चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। और यही हमारा धारा के चुंबकीय पर, कोई भी ऐसी जो मेटल की चीज है, अगर हम उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली विद्युत की तरह व्यवहार करने लगता है, चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है, और यही धारा का चुंबकीय पर्व। ये सिर्फ आपको समझना है, इस इमेज में आपको हर एक चीज क्लियर समझ में आ रही होगी। और जैसे ही हमने ये देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, तार को छुड़ा दिया, बस ये क्या हो गया, ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाता। जब तार सटा होता है बैटरी से तो ये आपस में जुड़ रहा है, मतलब कि आपस में सट रहा है लोहे से। क्यों सट रहा है, क्योंकि इसमें भी चुंबकीय गुण है, और आपको तो पता है कि जब भी हम चुंबक के पास लोहे को ले जाते हैं तो क्या होता है, सट जाता है, वैसे ये सट रहा है। लेकिन ज्यों हमने यहाँ तार हटाया बैटरी से, क्या हो गया, सारे नीचे गिर रहे हैं। क्यों, क्योंकि फिर इसके अंदर जो हमारा चुंबकीय गुण है वो खत्म हो गया। पीछे मैंने आपको बताया था कि आपका जो विद्युत चुंबक होता है वो क्या होता है, परमानेंट नहीं होता है, वो अस्थायी चुंबक। और ये आपको यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट में समझ में भी आ गया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट करना, मैं एक बार और अच्छे से समझा दूंगा। फिर भी नहीं आएगा तो मैं स्पेशल वीडियो बना के समझा दूंगा। लेकिन अगर समझ में कहीं भी नहीं आता तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए, अब क्वेश्चन 2 है, चुंबक क्या है, मैग्नेट क्या है। तो चुंबक एक वस्तु है, चुंबक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो लोहे, निकल और कोबाल्ट के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित अथवा खींचता है। आप सभी ने अपने लाइफ में चुंबक देखा है। चुंबक जब भी आप लोहे के पास ले जाते हो वो क्या करता है, उससे चिपक जाता है। साथ ही साथ सिर्फ लोहा ही नहीं, निकेल और कोबाल्ट के टुकड़े से भी वो चिपकता है। ठीक है, अब देखिए चुंबक दंड या छड़ चुंबक किसे कहते हैं। ठीक है, तो दंड या छड़ चुंबक एक क्या है, चुंबक का प्रकार है,
और ये किसे कहते हैं? तो दंड चुंबक एक समान अनुप्रस्थ काट का एक लंबा आयताकार छर होता है। ये आप देख रहे हैं, इसलिए मैंने इमेज डाल दिया ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए। ये क्या है? एक लंबा सा क्या है? छर है, जो आयरन, स्टील, निकल और कोबाल्ट के टुकड़ों को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है, खींचता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, और अगर नहीं भी पूछा जाता है तो आप अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए आप ये लिख सकते हैं कि चुंबक का इस्तेमाल रेडियो, स्पीकर, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और जो हमारे बच्चों के खिलौने होते हैं उसमें मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन चौथा है, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो अभी तक हमने चुंबक के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। तो हमारा क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो जिस प्रकार विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। आप सभी को पता है कि विद्युत क्या करता है? विद्युत का जो आवेश होता है वो विद्युत का क्षेत्र उत्पन्न करता है। उसी प्रकार चुंबक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबक के आसपास का स्थान जिसमें चुंबक बल लगाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ये चीज आपको समझना होगा। मैं इसे और अच्छे से समझाता हूँ। ये देखिए, ये इमेज आप देख रहे होगे, ये हमारा चुंबक हो गया। चुंबक के आसपास ये देख रहे हैं, ये क्या है? ये चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ पर चुंबकीय बल है। अब एक चुंबक आप लीजिएगा घर पे और उससे थोड़ा सा दूर पे लोहा रख दीजिएगा, ऑटोमेटिकली वो उसको खींच लेगा। क्यों खींच लेगा? क्योंकि चुंबक का बल यहाँ तक काम कर रहा है। जो चुंबक का फोर्स है, जो उसकी क्षेत्र है, वो क्या है? दूर दूर तक ऐसे फैला हुआ है। तो जब भी हम उसके क्षेत्र में कोई भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, कोई भी वस्तु को, लोहे की वस्तु को रखते हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा? अपने आप खींच लेगा और खुद से क्या करेगा? चिपका लेगा। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है? चुंबकीय क्षेत्र की वजह से होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा पांचवा प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? आपसे पूछा जा सकता है कि भाई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई रेखाएं होती है। ठीक है, जिनके साथ साथ उत्तरी चुंबकीय ध्रुव घूमेगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं भी कहते हैं। एक चीज याद रखना आप लोगों को, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं भी कहते हैं। साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा चुंबक के एन ध्रुव, यानी कि इधर से शुरू होगा और इधर जाके खत्म होगा। एन से आरंभ होती है और एस ध्रुव पर समाप्त होती है। तो उसकी जितनी भी रेखा होगी, ये देखिए स्टार्टिंग वाली रेखा इधर से गई इधर खत्म, इधर से गई इधर खत्म, ऐसे ये और ऐसे जाके ऐसे। तो ये एन से शुरू होती है और एस पर जाकर खत्म होती है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। चलिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषता क्या क्या है? आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषता क्या है। तो याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है और कहां पर खत्म होती है? दक्षिणी ध्रुव, जो कि लास्ट ध्रुव एस है, वहां पर जाकर खत्म होती है। ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के ध्रुव के समीप एक दूसरे को काफी निकट आ जाती है। ठीक है, जब चुंबक के ध्रुव के समीप क्या हो जाती है? काफी निकट आ जाती है, परंतु वह अन्य स्थान पर क्या रहती है? दूर दूर और अलग हो जाती है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तीसरा और सबसे मोस्ट, और ये चीज आपको हमेशा याद रखना है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। काटने का मतलब है ये रेखाएं कभी एक दूसरे को ऐसे नहीं काटती है। ये इधर से आएगी, इधर जाएगी, इधर से आएगी, इधर जाएगी, इधर से आएगी, इधर जाएगी। अगर हम दो मैग्नेट लगा देते हैं, फिर भी, जब मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा वहां पे मैं बता दूंगा, फिर भी ये एक दूसरे को काटेगी नहीं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। चलिए, ये जो विशेषताएं हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप समझ लीजिए, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। ये सिर्फ आगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। धारा की चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? ये आपसे 1 या 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो धारा की चुंबकीय प्रभाव का आविष्कार किसने किया था? ऑस्ट्रेन ने किया था। कब किया था? मैंने आपको एमसीक्यू में ही बताया था, 1820 में। अब जान लेते हैं। तार में प्रवाहित हो रही धारा हमेशा उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। एक चीज याद रखना, मैंने आपको सबसे पहला जो इस क्वेश्चन बताया था, जिसमें मैंने आपको किस चीज के बारे में बताया था? तो मैंने आपको बताया था कि जब हम एक कील लेते हैं, उसमें कॉपर की तार को लपेटते हैं, तो मैंने उस समय भी कहा था
कि जब भी कहीं से धारा, जब भी किसी कॉपर या फिर किसी भी वायर से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है, तो उसके चारों तरफ क्या होता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है, ठीक है। तथा धारा के चुंबकीय प्रभाव हमेशा यांत्रिक बल उत्पन्न करता है। और ये कौन सा बल उत्पन्न करता है, तो यांत्रिक बल उत्पन्न करता है। धारा का चुंबकीय प्रभाव विद्युत चुंबकत्व भी कहलाता है, और धारा का चुंबकीय प्रभाव को ही विद्युत चुंबकत्व भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, कहीं भी अगर आपको समझ में नहीं आता ना, मैं अपनी एंड से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आए। फिर भी अगर कहीं पे कोई कसर रह जाती है, मुझसे कुछ गलती हो जाती है, मैं आपको नहीं समझा पाता हूँ, तो आप कमेंट ज़रूर करना। मैं सच कह रहा हूँ, मैं आप सभी के कमेंट में जवाब दूंगा। कोशिश करूँगा कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। अगर नहीं होता है तो मैं स्पेशल वीडियो बना के भी आपका डाउट क्लियर कर दूँगा। अब प्रश्न है, धारावाहिक चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है तथा इनके सभी प्रकार की विवेचना करें। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाता है, क्योंकि एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जैसी आकृति होगी, ठीक है, जैसी आकृति होगी वैसी उसकी चुंबकीय क्षेत्र होगी। धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की आकृति उस धारावाही चालक की आकृति पर निर्भर होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जैसा हमारा इसका आकृति होगा, ठीक है, धारावाही चालक का, वैसा ही उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। मतलब कि उसकी आकृतियाँ क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 3 तरह के डिफरेंट टाइप के पढ़ने वाले हैं। हमारा पहला है धारा ले जाने वाला सीधा चालक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीधा चालक जब होता है तो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किस तरह का होता है, तो वो होता है आपका राउंड सर्कल में, ठीक है। जो हमारा सीधा तार होता है उसका मैग्नेटिक इफेक्ट कैसा होता है, चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, तो राउंड राउंड होता है, गोल गोल होता है, ठीक है। इसके अलावा पढ़ेंगे धारा ले जाने वाला गोलाकार चालक। अगर धारा ले जाने वाला चालक गोलाकार है, फिर जो उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, ठीक है। उसके अलावा पढ़ेंगे धारा ले जाने वाले परिनालिका अथवा लंबी कुंडली वाला चालक, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके तीनों पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट्स है सीधे धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा एक बैटरी कनेक्ट है, ये हमारा एक स्विच है, ठीक है, और ये हमारा एक सीधा तार है, और ये हमारा जो है धारा जो है वो इधर से इधर की तरफ फ्लो कर रहा है ना। अब देखिए, यहाँ पर अगर हमने एक पॉइंट लिया और यहाँ पर चेक किया कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा इधर की से लेके इधर की तरफ वो एक राउंड सर्कल बन रहा है। यानी कि अगर सीधा धारावाही तार है तो हमारा जो मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, सर्कल में होगा। कैसा होगा, सर्कल में होगा। और ये सिर्फ यहीं पे नहीं हो रहा, पूरे तार में ऐसे ही सर्कल सर्कल हो रहा होगा, लेकिन हमने ये एक बस पॉइंट पे आपको दिखाया है, ठीक है। चलिए, धारावाही सीधे चालक के चारों ओर चुंबक क्षेत्र रेखाएं केंद्रित गोलाकार वृत्त के रूप में होती है। कैसी होती है, मैंने आपको बताया, गोलाकार वृत्त के रूप में होती है, जिनके केंद्र तार पर स्थित होते हैं। और जिनके केंद्र कहाँ पर होते हैं, तार पर स्थित होते हैं। मतलब कि जो पॉइंट होता है वो कहाँ होता है, तार पे होता है, और उसके साइड साइड, तार के साइड साइड क्या होते हैं, हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है। एक निश्चित बिंदु पर सीधे धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होता है। तार में जितनी अधिक धारा होगी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तार में जितनी अधिक विद्युत धारा का सप्लाई हो रहा होगा, ठीक है, उतना ही प्रबल हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा। अगर हमारा जो धारा है वो बहुत ही कम होगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी हमारा बहुत कम होगा। अगर हमारा धारा बहुत ही ज़्यादा होगा उस तार में तो चुंबकीय क्षेत्र यानी कि जो मैग्नेटिक पावर है वो भी बहुत ही ज़्यादा होगा, ठीक है। और धारावाही तार से बिंदु की दूरी जितनी अधिक होगी, ये चीज़ आपको याद रखना है कि बिंदु से जितनी अधिक दूरी होगी उस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उतना ही दुर्बल होगा। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको भी इतना पता है कि चुंबक अगर हम चुंबक के पास ले जाते हैं तो वो और तेजी से खींचता है, और अगर हम दूर रखते हैं तो धीरे धीरे खींचता है। तो सेम वैसा ही है, जितना दूर होगा ये वाला जो होगा वो कम पावरफुल होगा, यहाँ पे रख लेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा, यहाँ पर रख लेंगे तब तो तुरंत उसे क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो जितना दूर होगा केंद्र से उतना ही वीक होगा, जितना कम दूर होगा उतना ही ज़्यादा
प्रबल होगा चुंबकीय क्षेत्र। ये चीज आपको समझ में आ गई? अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा या फिर कमेंट में आपको समझा दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगूठा नियम क्या है तथा यह किस प्रकार विद्युत धारा के चुंबकीय दिशा बताता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जाता है कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगूठा नियम क्या है। आपसे 5 मार्क्स में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, अगर पूछा जाता है तो। देखिए समझिए, ये इमेज है, ये इमेज को हम एक एग्जाम्पल लेके समझें, ठीक है। धारावाही सीधे तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगूठे नियम का प्रयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। अब कैसे किया जाएगा एक चीज समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक समझ लीजिए मोबाइल है, ठीक है, और ये हमारा चार्जर का पिन है। यहाँ पर हमारा चार्जर का पिन है। हमें पता है कि हमारा जो विद्युत धारा है वो किधर की तरफ सप्लाई हो रहा है। क्यों, हमें ये कैसे पता है? तो मान लीजिए ये हमारा कहाँ पे है, सॉकेट बोर्ड में लगा हुआ पावर सप्लाई है। तो हमें ये पता है कि यहाँ से बिजली आ रही है और इधर की तरफ जा रही है और मोबाइल को चार्ज कर रही है। समझ में आ रहा है? जब इसे चार्ज कर रही है मतलब कि हमें ये पता है धारा किधर की तरफ है, इधर की तरफ है। तो हम इधर की तरफ ही, जैसे यहाँ पे ये इमेज में किया गया है, अंगूठा किधर रखना है, धारा की दिशा की तरफ रखना है। और जो हमारा उंगली है वो कैसे रखना है, तो ऐसे ऐसे जैसे मोड़ के रखना है, ठीक है। तो जिधर की तरफ हम मोड़ के रखेंगे वो क्या होगा, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं को बता रही है, ठीक है। जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो किधर की तरफ है, इधर से इधर की तरफ है, ये बता रही है, ठीक है। तो यही है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगूठा नियम। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगूठा नियम के अनुसार यदि आप अपने दाहिने हाथ में धारावाही तार को इस प्रकार कसकर पकड़ते हैं ताकि आपका अंगूठा कहाँ पर जाना चाहिए, धारा की दिशा में संकेत करता है। अंगूठा हमेशा धारा की दिशा में अगर आप करते हैं तो वह दिशा जिसमें आपकी उंगलियां तार को घेरे होती है, वह तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को का दिशा बताएगी। ये आपको घर पे एक बार ट्राई करना है। जिस तरफ से आपका चार्जर का पिन होगा उधर की तरफ आपको अंगूठा रखना है और अपनी मुट्ठी को कस के बांध लेना है, ठीक है, उंगलियों को बांध लेना है। और फिर जो जिधर की तरफ आपका उंगलियां होगा ऐसे, वो हमारा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होगी। और यही मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगूठा नियम हमें बताता है। इसमें सबसे जानने वाली बात एक और है, 1 नंबर का पूछा जा सकता है कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगूठा नियम को ही कॉर्क पेच नियम के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि कॉर्क पेच नियम है क्या, ठीक है। ये मैक्सवेल का कॉर्क पेच नियम है। कॉर्क पेच असल में होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। तो पहले के समय में, अभी तो फिलहाल नहीं होता है, जो बॉटल्स के ढक्कन होते थे ना, उसको खोलने के लिए इस टाइप का होता था। ये वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, बॉटल्स के ढक्कन में चले जाते थे, लकड़ी के ढक्कन होते थे, उसमें चले जाते थे घुमा घुमा के, और फिर उसको कस के पीछे की तरफ खींच लेते थे तो ढक्कन निकल जाता था, ठीक है। अगर आपने मूवी देखा होगा पुराने टाइम का तो देखा होगा कि जो पहले के शराब के बोतल होते थे उसमें लकड़ी के ढक्कन टाइप के लगे होते थे और उसे निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता था, कॉर्क पेच, ठीक है। कॉर्क पेच बोतल के ढक्कन को निकालने के लिए एक युक्ति होती है, यही चीज़ मैंने आपको बताया, तथा यह धातु तथा छर तथा हत्थे की बनी होती है, ठीक है। ये किसकी बनी होती है, ये एक छर हो गया, ये आगे में ऐसा पॉइंट है जो उसमें घूमता है और लकड़ी के अंदर ये क्या होता है, फंस जाता है और फिर से खींच लेते हैं। और ये यहाँ पर हत्था है जिसे हम पकड़ते हैं। मैक्सवेल कॉर्क पेच नियम के अनुसार धारा की दिशा में एक कॉर्क पेच के चालन की कल्पना करते हैं तो वह दिशा जिसमें हम अपने हाथ को घुमाते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा होती है। अगर आपको आज के समय में इसे समझना है तो आप समझ लीजिए कि ये जो है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका कील है। वो आपने देखा है स्क्रू ड्राइवर वाला कील, स्क्रू ड्राइवर, वो समझ लीजिए। ये आपका क्या है, ये आपका समझ लीजिए कि आप सभी लोग अपने घर में पेचकस यूज करते हैं तो पेचकस है, और ये आप पेचकस को घुमा रहे हैं। तो जिस तरफ आप पेचकस को घुमा रहे हैं वो जो दिशा है वो हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा है, ठीक है। तथा यह दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है। और आपको इसे कैसे घुमाना है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब है जिस दिशा में हमारा घड़ी घूमता है। कैसे घूमता है घड़ी, तो ऐसे घूमता है ना, ऐसे। तो हमें ऐसे ही उसे घुमाना है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा भी दक्षिणावर्त दिशा में होगी। परंतु मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगूठा नियम में धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही होती है,
तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। अब देखिए एक चीज आपको समझना है, क्या समझना है, तो समझना है ये है कि जो हमारा पिछला हमने पढ़ा था क्या, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगूठा नियम, इसमें धारा किधर की तरफ थी, ऊपर की तरफ थी। मैंने क्या कहा था, ऊपर की तरफ हमारा चार्जर का पिन होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा हो रहा था, धारा की दिशा ऊपर की तरफ थी, इसलिए हमारा क्या था, एंटी क्लॉकवाइज होती थी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। कैसे होती थी, एंटी क्लॉकवाइज। एक सेकेंड, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, आप देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे है, कैसे है, इधर से ऐसे आ रही है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हमारा जो रेखा होगी वो इधर से ऐसे जाएगी, इधर से ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर फिर भी नहीं आता, मैंने अच्छा सा एग्जाम्पल भी दिया है कि ये आपका स्क्रू ड्राइवर हो गया, ये आपका पेचकस हो गया, और जब आप इसे एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हैं, क्लॉकवाइज दिशा का मतलब है जिस तरफ घड़ी घूमता है, कैसे घूमता है, 12, 1, 2, तो ये ऐसे घूमता है, घड़ी हमारा ऐसे घूमता है। लेकिन जो हमारा पिछला केस था मैक्सवेल का, हमारा दक्षिण हस्त अंगूठा नियम, उसमें हमारा जो करंट की साइड थी वो किधर थी, ऊपर की तरफ था, और इस वजह से जो हमारा अंगूठा है वो कैसे था, ऐसे था, ऐसे था ना, इधर की तरफ। तो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं थी वो कैसी थी, एंटी क्लॉकवाइज थी, मतलब कि घड़ी के उल्टे दिशे की तरफ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं गोलाकार धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो गोलाकार जो धारावाही चालक होता है, उससे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कैसा होता है, ये जान लेते हैं। तो यह पाया गया है कि धारा के चुंबकीय प्रभाव में वृद्धि होती है अगर सीधे तार का उपयोग करने के बजाय यदि हम तार को गोलाकार या वृत्ताकार लूप में परिवर्तित करते। तो देखिए ये चीज पाया गया है कि अगर हम सीधे, अभी हमने क्या पढ़ा था पीछे, सीधे धारावाही चालक, लेकिन अगर हम उसकी जगह गोल यानी कि वृत्ताकार हम क्या करते हैं, धारावाही चालक का इस्तेमाल करते हैं, तो जो हमारा चुंबकीय प्रभाव होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा इसलिए होता है कि उसके जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है ये आपस में एक दूसरे की मदद करने लगती है, ठीक है। वृत्ताकार अथवा गोलाकार लूप के केंद्र पर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समान दिशा में होती है। आप देख सकते हैं ये हमारा केंद्र है, केंद्र क्या है, ये है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा एक यहाँ पे दो हमने यूज किया है, दो किस चीज को यूज किया है, धारावाही चालक का यूज किया है। अगर इसमें बात की जाए केंद्र, तो केंद्र हमारे ये हो जाता है क्योंकि इधर से भी हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आ रही है और इधर से भी आ रही है। लेकिन अगर बात की जाए किसकी, धारावाही चालक की केंद्र, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। और एक दूसरे की सहायता करती है जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। क्या करती है, एक दूसरे की सहायता करती है। इस वजह से क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रबल हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि किस प्रकार हम धारावाही वृत्ताकार अथवा गोलाकार कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो आपको ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। कुंडली में तार के फेरों की संख्या बढ़ाकर, किसमें, कुंडली में से प्रवाहित होने वाली धारा को अगर आप बढ़ा देंगे, आपने ये चीज उसमें भी पढ़ा था, किसमें, सीधे धारावाही चालक में, साथ ही साथ परिनालिका में भी पढ़ोगे कि अगर हम किसी में भी धारा बढ़ा देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, सब में कॉमन है, चाहे वो सीधा धारावाही चालक हो, चाहे वो वृत्ताकार अथवा गोलाकार हो, चाहे वो परिनालिका हो, ठीक है। और कुंडली की त्रिज्या कम करके, अगर हम कुंडली की त्रिज्या को कम कर देते हैं तो भी हमारा जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखा की शक्ति बढ़ जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की। तो परिनालिका विद्युत रोधी कॉपर तार की एक बड़ी संख्या की फेरों वाली लंबी कुंडली होती है। तो ये जो आप देख रहे हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपका यहाँ पे स्विच हो गया, ये आपका पावर सप्लाई यानी बैटरी हो गया, और ये हमारा परिनालिका हो गया। और ये जो आप देख रहे हैं, मैं ये राउंड राउंड कर रहा हूँ, ये आपके फेरों की संख्या है। और ये किसकी होती है, तो ये आपका कॉपर का होता है, ठीक है। जब विद्युत धारा परिनालिका से प्रवाहित की जाती है, जब हम इसमें क्या करते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, ये देख रहे हैं आप, तो वह उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। एक चीज आपको याद रखना है,
जब हमने पढ़ा था सीधे धारावाही चालक, तो हमने ये पढ़ा था कि वो राउंड शेप में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया। जब हमने ये पढ़ा कि वृत्ताकार, तो हमें ये पता चला कि दोनों राउंड में ही करती है, लेकिन वो उससे ज़्यादा प्रबल होती है, बहुत ही बढ़िया होती है, लेकिन वो भी चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न नहीं करती है। लेकिन परिनालिका चारों तरफ करती है, इधर की तरफ भी कर रही है, नीचे की तरफ भी कर रही है, ये देखिए इधर की तरफ भी कर रही है, इधर की तरफ भी कर रही है। तो ये आपका एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है, ठीक है, जिसे कहते हैं परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट के बारे में हमने पढ़ा था, अस्थायी चुंबक जो अपना चुंबकीय क्षेत्र हर तरफ समान रखता है। धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दंड चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के समान होता है, ठीक है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर तथा सीधा रेखा के रूप में होती है। जो परिनालिका है, ये जो पार्ट है, इसके अंदर जितनी भी हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो एकदम सीधी होती है इसके अंदर, ठीक है, जो यह बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति परिनालिका के भीतर सभी जगह एक समान होती है। और जो हमें क्या बताता है कि परिनालिका के अंदर जो ये वाला पार्ट है, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति हर जगह एक समान होती है। धारावाही चैनल का एक सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दूसरी सिरा दक्षिणी ध्रुव जैसा व्यवहार करता है। एक चीज आपको और याद रखना है, किसी भी मैग्नेट का दो सिरा होता है, ठीक है, एक हमारा क्या होता है एन और दूसरा क्या होता है एस। तो परिनालिका के साथ भी ऐसा ही है, एक सिरा एन की तरह व्यवहार करता है, दूसरा सिरा एस की तरह व्यवहार करता है। और एक चीज और जान लेना है आपको, हम एन और एस दोनों को बदल सकते हैं जब मन होगा तब। बस हमें क्या करना है, विद्युत धारा की दिशा को बदल देना है। अगर हम अभी क्या है, विद्युत धारा इधर की तरफ से सप्लाई हो रहा है, अगर हम उसको इधर की तरफ सप्लाई कर देते हैं तो हमारा जो एन और एस है यानी कि ध्रुव है वो भी अपने आप बदल जाएंगे, ठीक है। धारावाही परिनालिका के प्रत्येक फेरों में धारा एक ही दिशा में परिवाहित होती है, जिससे परिनालिका के प्रत्येक फेरों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपस में जुड़ जाती है। और ये आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है, और परिनालिका के भीतर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हाईलाइटेड पॉइंट में मैं एक बार आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूँ क्या क्या समझने वाली बात है। ये हमारा कॉपर का तारिका, ये जो आप राउंड राउंड सर्कल देख रहे हैं करली टाइप का, ठीक है, ये हमारा क्या है परिनालिका है, जो ये कॉपर का फेरा है। ये हमारा यहाँ बैटरी है जो पावर सप्लाई देता है, ये हमारा एक स्विच है। जब हम इसमें पावर सप्लाई देते हैं इधर की तरफ तो इसके अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ये चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, तो ये हमारा दंड चुंबक बार मैग्नेट के बराबर होता है, मतलब कि चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र इसमें समान होते हैं, कहीं पर भी अंतर नहीं होता है। साथ ही साथ इसके दो ध्रुव होते हैं, एन और एस होते हैं। एक साइड जो है एन की तरह व्यवहार करता है, दूसरा एस की तरफ व्यवहार करता है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं अगर हम अपने विद्युत धारा की दिशा को बदल देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए प्रश्न है, धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति किन चीजों पर निर्भर करती है। तो भाई किन किन चीजों पर निर्भर करती है, कैसे हम इसकी शक्ति को बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, जान लेते हैं। तो परिनालिका में फेरों की संख्या, ये जो मैंने ऐसे ऐसे किया था ना, तो जितना ज़्यादा ये फेरों की संख्या होगा उतनी अधिक चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये चीज़ आपको याद रखना है। परिनालिका में धारा की शक्ति मैंने कहा था सब में कॉमन है। अगर परिनालिका में प्रवाहित होने वाली धारा जितनी अधिक होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही शक्तिशाली होगा। तो ये तो याद करना आपको सबसे आसान हो गया कि क्योंकि तीनों में कॉमन है, ठीक है। परिनालिका बनाने में प्रयुक्त क्रोड पदार्थ की प्रकृति, एक चीज याद रखना, परिनालिका में ये चीज बहुत मैटर करता है कि जो परिनालिका बना है वो किसका बना है। अगर वो सॉफ्ट आयरन छड़ का प्रयोग किया है तो शक्तिशाली चुंबक उत्पन्न होगा, अगर हार्ड होगा तो उतना ज्यादा प्रबल नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं विद्युत चुंबक क्या है तथा यह कैसे बनता है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट इंग्लिश में, विद्युत चुंबक। और ये कैसे बनता है, ये डायग्राम आप देख रहे होंगे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए परिनालिका और नरम लोहा क्रोड का संयोजन विद्युत चुंबक कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे परिनालिका कैसे आ गया, मैंने आपको एक याद है ना, ऐसे ऐसे करके बताया था करली टाइप। देखिए यहाँ पे भी करली टाइप है ना, ठीक है। और क्या है, नरम लोहा क्रोड, मैंने क्या बताया था, पीछे ही बताया था परिनालिका में कि अगर हम सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं तो शक्तिशाली चुंबक उत्पन्न होगा। और ये जो आप देख रहे हो
ये हमारा क्या है, अंदर में सॉफ्ट आयरन है, ठीक है। तथा यह नरम लोहा रॉड पर लिपटे विद्युत रोधी कॉपर तार की लंबी कुंडली का बना होता है। और ये कैसा होता है, इसके ऊपर क्या होते हैं, सॉफ्ट आयरन के ऊपर ये हमारा कॉइल है जो कि परिनालिका का जैसा है, और ये किसका है, तो ये कॉपर का बना हुआ है, ठीक है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम नरम लोहे की एक छड़ लेंगे। क्या करेंगे, नरम लोहे की एक छड़ लेंगे, उसके चारों ओर विद्युत रोधी कॉपर तार की कुंडली लपेट लेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, लपेट लेंगे। तांबे की कुंडली के दोनों सिरों को जब बैटरी से जोड़ेंगे, और जब हम इसको किससे जोड़ेंगे, सप्लाई से जोड़ेंगे, ठीक है, तो विद्युत चुंबक बनेगा। तथा हमें यह ध्यान रखना होगा कि नरम लोहा युक्त परिनालिका केवल उतनी ही देर तक चुंबक के रूप में कार्य करेगा जितनी देर तक परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी। अब यहाँ पे समझते हैं बातों को। ये तो आपको समझ में आ गया ये बना कैसे। अगर आपसे पूछा जाए क्या है तो आप बता दोगे कि भाई इसके अंदर कुछ नहीं, एक सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं, उसको कॉपर से क्या करते हैं, उसके कॉइल को लपेट देते हैं, और वही कॉपर की तार में विद्युत धारा सप्लाई करते हैं। जब हम विद्युत धारा सप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, मतलब कि ये एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करने लगता है। और ये तब तक ही मैग्नेट रहेगा जब तक इसके अंदर करंट देंगे, यानी कि धारा देंगे। धारा बंद हुआ, बस ये अपने आप फिर से लोहा बन जाएगा, फिर से हम सप्लाई देना स्टार्ट कर देंगे, फिर से ये चुंबक बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। अब है विद्युत चुंबक की शक्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, ठीक है। तो कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा के, यदि हम कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाते हैं विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ जाएगी। अब ये कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, तो वो जो आपने सॉफ्ट आयरन पे ऐसे ऐसे लपेटा था ना कॉपर को, वही हमारा है फेरों की संख्या। दूसरा जो कि सब में कॉमन था कि अगर हम धारा को बढ़ा देते हैं तो विद्युत चुंबक की शक्ति खुद ब खुद बढ़ जाएगी। और तीसरा, उसके ध्रुवों के बीच की अंतराल की जो लंबाई है उसको हम क्या कर दें, कम कर देते हैं, तो भी हमारी शक्ति बढ़ जाएगी। तो ये 3 पॉइंट आपको याद कर लेने हैं। ये आपका हो जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप विद्युत चुंबक के बारे में पढ़ रहे हैं, चैप्टर ही है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट ही ना पता हो तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट नहीं वीवीआई मोस्ट आप समझ लीजिए। ये आपसे एग्जाम में अगर पूछा गया तो 5 मार्क्स से कम में नहीं पूछा जाएगा, और पूछने जाने लायक ये क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा दंड चुंबक और विद्युत चुंबक के बीच अंतर क्या है, ठीक है। तो दंड चुंबक एक अस्थायी चुंबक है, ये काट दीजिए, अस्थायी लिखा गया, सॉरी, अस्थायी चुंबक है। अस्थायी चुंबक का मतलब क्या होता है, ये फिक्स है, ये चुंबक की तरह ही व्यवहार करता है, जो कि हमारा कहाँ यूज होता है, खिलौने में, आपने स्पीकर में देखा होगा, है ना, बचपन में बहुत मोटर देखा होगा, मोटर के अंदर जो चुंबक होता है वो सब अस्थायी चुंबक है, जो कि फिक्स है कि वो चुंबक ही है। विद्युत चुंबक ऐसा नहीं है, विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है। अस्थायी क्यों है, जब तक हम इसमें धारा की सप्लाई करेंगे, पीछे भी आपने पढ़ा था, विद्युत धारा जब तक इससे जाएगा ये चुंबक की तरह रहेगा, हमने विद्युत धारा रोका, वो वापस से लोहा बन जाएगा। इसका चुंबक केवल उसमें प्रवाहित होने वाले धारा की अवधि तक होती है, इसलिए विद्युत चुंबक को जब मन तब चालू अथवा बंद किया जा सकता है। विद्युत चुंबक की एक और खासियत है, आपको जब मन तब चुंबक बना सकते हैं, जब मन तब लोहा बना सकते हैं। सप्लाई चालू कर दिए विद्युत चुंबक बन जाएगा, सप्लाई बंद कर दिए तो लोहा बन जाएगा, है ना। अस्थायी चुंबक अपेक्षाकृत दुर्बल आकर्षण बल उत्पन्न करता है। देखिए जो हमारा अस्थायी चुंबक होता है यानी कि दंड चुंबक, इसके अंदर जो पावर होती है, जो चिपकने की पावर होती है ना, आकर्षण बल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ठीक है। लेकिन विद्युत चुंबक बहुत ही शक्तिशाली बल उत्पन्न करता है, और ये अपने और आकर्षित करने की इसकी जो क्षमता होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा होती है। थर्ड पॉइंट जान लेते हैं, अस्थायी चुंबक की शक्ति को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जो हमारा अस्थायी चुंबक है इसकी फिक्स पावर है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते कुछ भी करके, लेकिन विद्युत चुंबक के साथ ऐसा नहीं है। मैंने आपको पीछे भी बताया विद्युत चुंबक की हम शक्ति को बढ़ा सकते हैं। कैसे, पहला, यदि हम धारा बढ़ाते, अगर हम विद्युत धारा बढ़ा देते हैं तो चुंबक खुद ब खुद ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। दूसरा, यदि हम फेरों की संख्या बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, तो भी वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, और इसी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, विद्युत चुंबक की शक्ति को बढ़ा और घटा सकते हैं। अस्थायी चुंबक की उत्तर दक्षिण फिक्स होती है, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता।
आप सभी जानते हैं, आपने यूज़ किया अपने जीवन में कभी ना कभी चुंबक को, और देखा होगा वो हमेशा दो ही दिशा दिखाएगी, एक आपका एन और एक आपका एस। उत्तरी और दक्षिणी दिशा ही आपको वो दिखाती है। चाहे आप कुछ भी कर लो, आप अपने हाथों से ऐसे कर दो, फिर आप हाथ से छोड़ोगे वापस वो उसी दिशा में आ जाती है, वो परिवर्तित नहीं हो सकती है। लेकिन विद्युत चुंबक के साथ ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया और बताया है कि अगर विद्युत धारा की ध्रुव को बदलना है तो हमें धारा की दिशा को बदल देना है। अगर हम धारा की दिशा को बदल देंगे तो जो हमारा उत्तरी है वो दक्षिणी बन जाएगा, दक्षिणी जो है वो उत्तरी बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन जरूर कर लेना। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16वां। अस्थाई अथवा दंड चुंबक किससे बने होते हैं तथा यह कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं? तो देखिए, अस्थाई चुंबक मिश्र धातु जैसे कार्बन स्टील, क्रोमियम स्टील, कोबाल्ट स्टील, टंगस्टन स्टील की बनी होती है। ठीक है, कौन? अस्थाई चुंबक, जो आप काला कलर का यूज़ करते हो ना स्पीकर का, वो। तथा इनका इस्तेमाल लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, घड़ी तथा अन्य बच्चों के खिलौनों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये जो यूजेज हैं ये भी आपको याद रखना है, साथ ही साथ किसके बने होते हैं ये भी याद रखना है। अब आपसे पूछा जा सकता है आयनिक धाराएं किसे कहते हैं? ठीक है, आपको एक चीज़ सबसे पहले जान लेना चाहिए, जो हमारा बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, मनुष्य का बॉडी है, उसके अंदर भी विद्युत धारा होती है। जो कि कौन से पार्ट्स यूज करते हैं? तो दो पार्ट यूज करते हैं। एक हमारा हो जाता है ब्रेन जिसे कहते हैं मस्तिष्क, और दूसरा हमारा हो जाता है हार्ट जिसे कहते हैं दिल। ठीक है, तो हमारा हृदय तथा मस्तिष्क, ठीक है, हृदय और मस्तिष्क जो है यहाँ पर दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। अब मैंने तो बोला कि हमारे शरीर में धारा होती है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से आ गई? मैंने आपको ये भी बताया है कि जब भी कहीं पर धारा उत्पन्न होगी तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ही होगा। बस चुंबकीय क्षेत्र की आकृति किस पर निर्भर करती है? धारावाही चालक पे। ठीक है, कि वो लंबा है, सीधा है, गोला है, वो कैसा है, वो परिनालिका जैसा है, उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, आयन नामक आवेशित कणों की गति द्वारा मानव शरीर में अत्यंत दुर्बल विद्युत धारा उत्पन्न होती है। बहुत ही कम मात्रा में होती है, हमें पता ही नहीं चलता, बहुत ही दुर्बल होती है। ठीक है, यह आयनिक धाराएं कहलाती है। और ये क्या कहलाती है? आयनिक धाराएं कहलाती है। कोई अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं। और ये मानव शरीर के दो प्रमुख अंग जहां दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है वह है हृदय तथा मस्तिष्क में होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जान लेते हैं फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी नियम है ना वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार अगर हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को एक दूसरे से समकोण पर रखें तथा हम अपने हाथ को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संकेत करे और मध्यमा चालक में धारा की दिशा में संकेत करे, तो वह दिशा जिसमें अंगूठा संकेत करता है वह हमेशा चालक की गति की दिशा को ही बताता है। ठीक है, यहाँ पर तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करती है, अंगूठा बल अथवा गति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं। इसने जैसे अपने हाथ को कर रखा है, आप भी अपने हाथ को कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से मध्यमा कौन सा है ये आपको सबसे पहले समझ लेना होगा। तो ये वाला जो उंगली है, ये वाला उंगली, ठीक है, अंगूठा के बाद एक उंगली छोड़ के जो ये बीच वाला है, जैसे मिडल फिंगर कहते हैं, ये आपका मध्यमा हो गया। ठीक है, और मध्यमा क्या बताता है? तो ये हमें धारा की दिशा बताता है। क्या बताता है? धारा की दिशा, धारा की दिशा बताता है। ठीक है, उसके अलावा जो अंगूठा है वो क्या बताता है? तो अंगूठा बल अथवा गति को प्रदर्शित करता है। जो अंगूठा है वो बल अथवा गति को प्रदर्शित करता है। और जो ये तर्जनी है, तर्जनी मतलब अंगूठा के बगल वाली जो उंगली है, ये हमारा जो है चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। और यही हमारा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। विद्युत मोटर क्या है तथा इसके उपयोग बताइए। तो मोटर एक युक्ति है, युक्ति का मतलब एक मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। वो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। विद्युत मोटर का इस्तेमाल मुख्य रूप से पंखा, वॉशिंग मशीन, मिक्सर जैसे युक्ति में किया जाता है।
एक सामान्य विद्युत मोटर दिष्ट धारा पर कार्य करता है, इसलिए वह डीसी मोटर कहलाता है। दिष्ट धारा, डीसी, ये आपको समझ में आना चाहिए ये क्या है। डीसी का मतलब होता है इंग्लिश में कहे तो डायरेक्ट करंट, जिसे हिंदी में कहते हैं दिष्ट धारा। और ये हमारा कब होता है, जब हम बैटरी से सप्लाई देते हैं, और यही कारण है इसे डीसी मोटर कहलाता है। और इसका यूज़ कहाँ पे होता है, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, पंखा, इन सब में इस्तेमाल होता है विद्युत मोटर का। ठीक है, चलिए, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो विद्युत मोटर धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करता है। मोटर उस सिद्धांत पर कार्य करता है कि आयताकार कुंडली को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और उसमें से धारा प्रवाहित की जाती है, कुंडली पर बल कार्य करता है जो उसे लगातार घुमाता है, और उसी घूमने के कारण वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो याद रखना, विद्युत मोटर जो है धारा के चुंबकीय प्रभाव का यूज करता है। एक नंबर में आपसे पूछा जाए कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो विद्युत मोटर धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। इसके अलावा होता क्या है तो मैं आपको बता दूंगा। एक आयताकार कुंडली होता है, ठीक है, जब इसके अंदर धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, वो उसके अंदर एक बल कार्य करता है और वो उसे लगातार घुमाता रहता है, और यही घूमने के कारण वह विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देता है, यांत्रिक ऊर्जा में। एक नंबर में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विद्युत मोटर की जो ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा, ठीक है, उसे वो किस ऊर्जा में बदलती है, तो यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब विद्युत मोटर की रचना जान लेते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए पीछे हमने क्या पढ़ा था, एक आयताकार कुंडली होती है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा आयताकार कुंडली है ना, ए बी सी डी, ए बी सी डी। धारा किधर की तरफ आ रही है, तो धारा हमारा इधर की तरफ आ रही है, ये हमारा बैटरी है। ठीक है, धारा ऐसे आ रही है, दिख रहा है आपको, ये देखिए यहाँ से आई, फिर ऐसे 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 धारा गई है ना। चलिए, ये हमारा क्या है, ये है कार्बन ब्रश, ये भी कार्बन ब्रश है, ये भी कार्बन ब्रश है, 2 कार्बन ब्रश है, एक आगे की तरफ होता है, एक थोड़े पीछे की तरफ होता है। ये बैटरी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्विच हो गया। ये क्या हो गया, एन और एस, ये हमारा हो गया चुंबक। आपने देखा होगा मोटर के अंदर आपको चुंबक मिलता होगा, वो छोटा मोटर में भी चुंबक रहता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, एन और एस, ये हमारा क्या है, ये आयताकार कुंडली है। ये दोनों क्या है, अस्थायी चुंबक है, ये दोनों अस्थायी चुंबक है। अस्थायी चुंबक का मतलब है ये चुंबक ही होते हैं, ये विद्युत चुंबक नहीं है कि जब तक बिजली दिए, विद्युत धारा गया तब तक चुंबक है, ज्यों वो बंद हो गया चुंबक की पावर हट जाए, नहीं, ये अस्थायी चुंबक है, फिक्स है कि ये चुंबक ही रहेगा, चाहे इसमें धारा सप्लाई हो चाहे ना हो। ठीक, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। विद्युत मोटर विद्युत रोधी कॉपर तार की आयताकार कुंडली का बना होता है। और ये किसका बना होता है, मोटर के अंदर आपने देखा होगा पीला कलर का एक वायर होता है, वो कौन सा वायर होता है, वो होता है आपका कॉपर वायर। ठीक है, सीयू। ठीक है, कॉपर को किससे डिनोट करते हैं, सीयू से करते हैं। तो वो कॉपर का वायर होता है जो कि अस्थायी चुंबक के वक्र ध्रुव के बीच इस तरह से लगाई जाती है कि वह स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। और वो किस तरह से लगाई जाती है, वो इस तरह से लगाई जाती है कि चुंबक से चिपके ना, बल्कि आसानी से घूम सके। ए बी और सी डी को चुंबक के ध्रुव के बीच चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत रखा जाता है। ए बी और सी डी को कैसे रखा जाता है, लंबवत रखा गया है ना। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि कुंडली के धारावाही ए बी और सी डी पर अधिकतम चुंबकीय बल आरोपित होता है। और इससे ऐसा क्यों करते हैं, इससे जो ए बी और सी डी पर अधिकतम चुंबकीय बल लगता है, ये जो एन और एस का चुंबकीय बल है ये। चलिए, कुंडली के 2 सिरों को बिग परिवर्तक के 2 अर्धछल्ला, यहाँ पर x और y कहाँ पर है देखते हैं, तो हमारा y यहाँ पर है और x यहाँ पर है। ये 2 क्या है, अर्धछल्ला, ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं है, ये आधे आधे हैं। ठीक है, तो बिग परिवर्तक पे 2 अर्धछल्ला x और y अस्थायी रूप से जोड़ दिया जाता है। अस्थायी का मतलब है ये परमानेंट नहीं होता है। ठीक है, दिग परिवर्तक छल्ले कुंडली की धुरी पर जुड़े होते हैं, और जब कुंडली घूमती है तब वह भी घूमते हैं, और जब कुंडली घूमती है तो क्या होते हैं, वो भी घूमती है। कुंडली में धारा गुजारने के लिए हमें 2 दिक् परिवर्तक यानी अर्ध छल्लों से, ये जो हमारा दिक् परिवर्तक है, ठीक है, ये जो है अर्ध छल्लों से बैटरी के तारों को सीधे नहीं जोड़ सकते हैं। डायरेक्ट बैटरी को जोड़ेंगे तो क्या होगा, हो ये जाएगा
कि ज्यों घूमेगा बैटरी का तार आपस में लिपट के टूट जाएगा, इसलिए हम वहाँ पे क्या यूज करते हैं, अर्धछल्ले यूज करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अर्धछल्ले क्यों यूज करते हैं, तो इसलिए करते हैं कि डायरेक्ट बैटरी जोड़ेंगे तो, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो जब कुंडली घूमेगी तो संयोजी तार लिपट जाएगी, और इसलिए कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए हम कार्बन ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। ये कार्बन ब्रश देख रहे हैं आप, ये दो पॉइंट का यूज करते हैं, ठीक है। कार्बन ब्रश P और Q मोटर के आधार से लगे होते हैं, और किससे लगे होते हैं, आधार से लगे होते हैं, और वह दृक् परिवर्तक के दो अर्धछल्लों के विपरीत हल्के से दाब डालते हैं, और ये जो है इसके ऊपर हल्का सा दाब डालते हैं, और इस प्रकार हम मोटर में विद्युत धारा का सप्लाई करते हैं, ठीक है। और जब विद्युत धारा की सप्लाई होती है, इसके ऊपर बल आरोपित होती है, और फिर ये जो हमारा कुंडली है इसकी वजह से ये घूमने लगता है, और यही हमारा विद्युत मोटर का संरचना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, तो चुंबक से बिजली का उत्पादन विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है, ठीक है। जब भी चुंबक से बिजली का उत्पादन होगा वो विद्युत चुंबक प्रेरण कहलाता है। गैल्वेनोमीटर क्या है तथा इसका क्या काम होता है, तो गैल्वेनोमीटर को सबसे पहले ये जान लीजिए, जी के द्वारा डिनोट करते हैं। जहां पे भी जी दिख जाए समझ जाना वो गैल्वेनोमीटर की बात कर रहा है। गैल्वेनोमीटर एक यंत्र है जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। जब धारा प्रवाहित नहीं होती है उसका संकेतक सुई शून्य पर रहता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये बस विद्युत धारा का पता लगाता है कि भाई इसके अंदर विद्युत आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही होती है तो ये शून्य पर रहता है, और जब विद्युत धारा गैल्वेनोमीटर से होकर गुजरती है उसका संकेतिक सुई धारा की दिशा पर निर्भर करते हुए या तो शून्य के चिन्ह में बाएं तरफ या शून्य के चिन्ह में दाएं तरफ विपक्ष होती है। होता कैसा है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ये हमारा शून्य होता है, मान लीजिए 10, 20, 30 कर देते हैं, इधर भी 10, 20, 30 कर देते हैं। ये हमारा सुई हमेशा 0 पर रहता है। विद्युत धारा का दिशा अगर इधर की तरफ होगी तो सुई इधर की तरफ हो जाएगा, अगर दिशा इधर की तरफ होगी तो इधर की तरफ हो जाएगी। तो करंट तो बताता ही है कि सप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी बताता है कि विद्युत धारा की दिशा किधर की तरफ है, और यही गैल्वेनोमीटर का काम है। चलिए आगे देखते हैं। कुंडली में प्रेरित धारा में वृद्धि किस प्रकार की जा सकती है, तो कुंडली के अंदर जो प्रेरित धारा है उसे हम किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, तो कुंडली को नरम लोह करोड़ पर लपेटकर, पहला पॉइंट। दूसरा, कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर। तीसरा, चुंबक की शक्ति को बढ़ाकर। और चौथा, कुंडली के घूर्णन की चाल को बढ़ाकर। ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है जिससे हम कुंडली में प्रेरित धारा में वृद्धि कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब प्रश्न है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, ठीक है। तो यदि धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो वो दिष्ट धारा कहलाती है। दिष्ट धारा का मतलब है डीसी, शायद आप इसे इस तरह से जान सकते हैं, आपके लिए ये ज़्यादा आसान होगा। जिसे इंग्लिश में कहते हैं, डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है। हिंदी में दिष्ट धारा कहते हैं, और ये किससे सप्लाई होती है, बैटरी से होती है। किससे होती है, बैटरी से होती है। दिष्ट धारा को संक्षिप्त रूप में डीसी कहते हैं, तथा यह हम बैटरी अथवा सेल से प्राप्त करते हैं, ठीक। जो धारा परिवर्तित होती रहती है उस प्रकार की धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को संक्षिप्त रूप में एसी कहते हैं, तथा इसका इस्तेमाल हम घर में बिजली के रूप में करते हैं। एसी को अंग्रेजी में, इसका अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो अल्टरनेट करंट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अल्टरनेट करंट। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा प्रश्न है, विद्युत जनित्र किसे कहते हैं तथा यह अपने कितने प्रकार का होता है। तो विद्युत जनित्र विद्युत उत्पन्न करने के लिए एक मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, तथा यह विद्युत जनित्र सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत जनित्र क्या करता है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए एक मशीन है जो किसको करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने विद्युत मोटर के बारे में पढ़ा था, जो क्या करता था, हमारी जो विद्युत शक्ति है उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता था। लेकिन हमारा विद्युत जनित्र क्या करता है, उसका उल्टा, यांत्रिक ऊर्जा को ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, तथा यह विद्युत जनित्र सिद्धांत पर कार्य करता है। ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत जनित्र सिद्धांत, जो सीधे चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाया जाता है तो चालक में धारा प्रेरित हो जाती है। छोटा जनित्र डायनोमो कहलाता है। इसका इस्तेमाल हम साइकिल में करते थे प्रकाश के लिए। तो पहले के समय में अगर आप लोगों ने देखा होगा,
जो कि मुझे लगता है बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मैंने भी बहुत ही मुश्किल से देखा है। तो साइकिल के आगे एक बल्ब लगा होता था, और वो बल्ब तभी चलता था जब हम साइकिल को चलाते थे। जितना ज़्यादा साइकिल चलाएंगे उतना ज़्यादा वो लाइट प्रकाश करता था। ठीक है। विद्युत जनित्र मुख्य तौर पर दो प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, जिसे कहते हैं एसी जनरेटर, और एक होता है दिष्ट धारा जनित्र, जिसे कहते हैं डीसी जनरेटर। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। एसी जनित्र किसे कहते हैं तथा इसकी रचना बताइए। तो अब हम जानते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है, जब भी पूछा जाएगा 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, और दो में से या तो आपसे पूछा जा सकता है आपका विद्युत मोटर के बारे में, ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा था, या फिर आपसे एसी जनित्र के बारे में पूछा जा सकता है। तो दोनों में से कोई एक पूछा ही जाता है, तो दोनों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, कॉपी में आपको नोट कर लेना है। एसी जनित्र का मतलब है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती मतलब अल्टरनेट करंट, जो कि बार बार चेंज होता रहता है। जनित्र का मतलब एक ऐसी उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ठीक है, तथा वो अपनी दिशा को लगातार बदलता रहता है। हमें ऐसे ही हम एसी जनित्र कहते हैं, इसे ही हम एसी जनित्र कहते हैं। ठीक है, जो अपनी दिशा को बदलता रहे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? हम एसी जनित्र कहते हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं ए बी सी डी। एक क्या है? आयताकार हमारे पास कुंडली है। ठीक है, और ये किसके हैं? ये भी कॉपर के हैं। ये चीज हमें याद रखना है। एक साधारण एसी जनित्र में एक आयताकार कुंडली होता है, जिसे हम मान लेते हैं ABCD, जिसे एक बहुत ही शक्तिशाली अस्थायी चुंबक N और S ध्रुवों के, सॉरी यहाँ पे अस्थायी नहीं होगा, अस्थायी होगा, मध्य तीव्रता से घुमाया जा सकता है। ये जो है हमारा दो मैग्नेट है, कौन सा? अस्थायी चुंबक। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये अस्थायी चुंबक है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे तो ये चलेगा फिर रुक जाएगा, नहीं, ये दोनों चुंबक ही है, फिक्स चुंबक है। एसी जनित्र की कुंडली विद्युत रोधी कॉपर तार के अनेक फेरों की बनी होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं? कॉपर तार होती है, उसके बहुत सारे फेरे होते हैं। फेरे का मतलब लपेटा हुआ होता है। आयताकार कुंडली के दो सिरे ए और डी, जो R1 और R2 सड़क छल्ले नामक कॉपर के दो वृत्ताकार दो टुकड़े से जुड़े होती है। R1 कहाँ पे है? तो आपका R1 ये है, और R2 ये है, और ये दोनों कहते हैं शरक छल्ले, इसका नाम है, जो कुंडली के साथ घूमते हैं। ठीक है, ये हमारा कार्बन ब्रश है, जो एक इस पे लगा होता है, एक इस पे लगा होता है। ठीक है, जैसे ही शरक छल्ले R1 और R2 कुंडली के साथ संपर्क बनाते हैं, घूमती हुई कुंडली में उत्पन्न विद्युत धारा को शरक छल्ले तक कार्बन ब्रश के द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो विद्युत धारा किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? कार्बन ब्रश के द्वारा पहुंचाया जाता है, तथा कार्बन ब्रश के बाहरी सिरे बाहर परिपथ में धारा की प्रवाह दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर से जुड़े होते हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर है, जो ये बताता है कि विद्युत धारा की दिशा कौन सी है, और इसके अंदर विद्युत धारा सप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे ही अंदर में कुंडली घूमती है, उससे प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब जान लेते हैं एसी जनित्र का धारा कैसे बढ़ाया जा सकता है। अगर हमें एसी जनित्र का धारा बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए अस्थायी चुंबक के स्थान पर शक्तिशाली विद्युत चुंबक प्रयोग करके, देखिए यहाँ पे अस्थायी फिर से गलती से लिखा गया है, ये असल में होगा अस्थायी चुंबक। तो अस्थायी चुंबक को हटा के विद्युत चुंबक अगर हम इस्तेमाल कर देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि विद्युत चुंबक में हमने पीछे पढ़ा है कि हम जब चाहें तब उसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। कैसे? तो नंबर ऑफ टर्न्स यानी फेरों को बढ़ा के हम उसके अंदर अगर धारा बढ़ा देते हैं तो चुंबक की पावर बढ़ जाएगा। और इस तरह से हम अगर विद्युत चुंबक इसमें लगाते हैं तो चुंबक की शक्ति बढ़ जाएगी, और चुंबक की शक्ति बढ़ गई तो एसी जनित्र के अंदर हमारा जो करंट है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, धारा जो है वो भी बढ़ जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति बढ़ाने के लिए नरम लोहा के चारों ओर कुंडली लपेटकर, ठीक है, अधिक फेरों वाली कुंडली का प्रयोग करके कुंडली को अधिक तेजी से घुमाकर, अगर कुंडली को हम बहुत तेजी से घुमाते हैं तो भी हमारा जो है बहुत ही अच्छा हमें उससे एसी मतलब कि जो हमारा विद्युत है वो जनरेट होगा, बड़े क्षेत्र वाली कुंडली उपयोग करके। तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर आप इतना लिख देते हैं एग्जाम में विद डायग्राम, डायग्राम तो याद आपको रखना ही है,
एक्सप्लेन करते हैं कि ए बी सी डी हमारा क्या है, हमारा आयताकार कुंडली है जो कि कॉपर से लपेटा हुआ होता है। ठीक है, हम दो चुंबक का यूज करते हैं और चुंबक कौन सा होता है, अस्थाई चुंबक होता है। अस्थाई चुंबक दोनों तरफ लगे होते हैं, दो सरक छल्ले होते हैं R1 R2 और साथ में कार्बन ब्रश होते हैं B1 और B2। कार्बन ब्रश का काम क्या होता है, विद्युत धारा के सप्लाई को R1 R2 तक पहुंचाना होता है। ठीक है, और कार्बन ब्रश गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट होता है जिसका काम क्या होता है, जिसका काम होता है विद्युत की दिशा को बताना, साथ ही साथ उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं ये भी बताना। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए, भारत में प्रत्यावर्ती धारा, तो हमारा जो भारत है वहां पर एसी धारा के बारे में जानते हैं। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा 50 हर्ट्ज है की आवृत्ति की होती है। कहने का मतलब है 50 घूर्णन प्रति सेकंड, मतलब कि भारत में जो करंट आता है वो 50 जो है मतलब कि एक सेकंड के अंदर 50 बार चेंज करता है। कितनी बार चेंज करता है, 50 बार चेंज करता है। क्योंकि कुंडली के एक घूर्णन में धारा अपनी दिशा 2 बार परिवर्तित करती है, इसलिए कुंडली 50 घूर्णन में अपनी धारा की दिशा 2 × 50 करते हैं तो 100 बार परिवर्तित करती है। मतलब कि भारत में एक सेकंड में हमारा जो विद्युत धारा है वो 100 बार चेंज होता है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि भारत में एसी सप्लाई एक सेकंड में 100 बार परिवर्तित करती है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा है डीसी जनित्र किसे कहते हैं तथा इसके बारे में कुछ बताइए। तो अब हम जान लेते हैं डीसी जनित्र के बारे में। अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा था, एसी जनित्र। इसमें भी सेम है, बस इसमें क्या सेम नहीं है ये बताइए। तो इसमें सेम जो नहीं है वो है R2 इसमें नहीं है और हमारा B2 नहीं, B1 नहीं है। यानी कि हमारा कार्बन ब्रश जो है यहाँ पे ना लग के बल्कि इसके साइड में लग गया है। B1 है तो सही लेकिन इसके साइड में है, उसमें ऐसा नहीं था। यहाँ पे देखिए आपको समझ में आएगा। यहाँ पे R1 R2 दो सरक छल्ले हैं और B1 B2 यहाँ दो कार्बन जो कि अलग अलग पे है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हमारा B1 B2 कार्बन जो है दोनों तरफ एक एक लगे हुए हैं लेकिन सरक छल्ला एक ही है। ठीक है, जिसे दिक् परिवर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, दिक् परिवर्तक, सरक छल्ला मैं कह रहा हूँ। ये हमारा ABCD जो है ये हमारा क्या है, आयताकार कुंडली है जो कि किससे है, कॉपर से लपेटा हुआ है। दो हमारा यहाँ पर अस्थायी चुंबक लगा हुआ है और ये हमारा गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। दिष्ट धारा जो केवल एक ही दिशा में परिवाहित होती है, प्राप्त करने के उद्देश्य से हमने डीसी जनित्र का निर्माण किया। वास्तव में देखा जाए तो डीसी जनित्र भी एसी जनित्र के भले भांति समान है, बस हम एसी जनित्र के सरक छल्ले को दिक् परिवर्तन द्वारा बदल देते हैं तो यह डीसी जनित्र हो जाता है। सारी चीजें सेम है, बस हमने इसमें क्या किया है, बस हम एसी जनित्र के सरक छल्लों को किससे बदल देते हैं, दिक् परिवर्तक से बदल देते हैं और वो क्या बन जाता है, डीसी जनित्र बन जाता है। ठीक है, चलिए। जब दिक् परिवर्तक के दो अर्ध छल्ले जनित्र के कुंडली के दो सिरों से जुड़ जाते हैं तो एक कार्बन ब्रश चुंबकीय क्षेत्र के नीचे की ओर गतिमान कुंडली की भुजा के साथ संपर्क में रहता है। कौन सा, एक कार्बन ब्रश, जबकि दूसरा कार्बन ब्रश हमेशा चुंबक के क्षेत्र के ऊपर की ओर क्या रहता है, भुजा के साथ संपर्क में रहता है, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ। और इसी कारण बाहरी परिपथ में धारा हमेशा एक दिशा में प्रवाहित होती रहती है। समझ में आ गया। अब इसमें एक चीज समझिए, देखिए इसमें दो क्यों लगाया गया है, इसलिए लगाया गया है कि इसके करंट चेंज होते रहते हैं। एक बार इसमें करंट सप्लाई होता है, एक बार ये वाला चेंज होता है। ठीक है, लेकिन डीसी में तो आपको पता है कि कोई चेंज नहीं होता, वो एकदम फिक्स रहता है। इसीलिए यहाँ पर हम सरक छल्ले हटा के दिक् परिवर्तक लगा दिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विद्युत चुंबक प्रेरण क्या है, तो विद्युत चुंबक प्रेरण के अनुसार यदि धारा एक कुंडली में परिवर्तित होती है तो धारा उसके निकट रखी दूसरी वस्तु कुंडली में भी प्रेरित हो जाती है। अब मैं एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर आपको समझना है। मैं पहले आपको समझाता हूँ फिर बताऊंगा। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पर एक समझ लीजिए कि ये कॉइल है, ये हमारा क्या है, कॉइल है, इसे हमने लपेट रखा है कॉपर तार से। ये हमारा क्या है, तो सप्लाई है और ये हमारा स्विच है। अब होता क्या है कि अगर कुंडली ए मतलब कि और एक हमारा सेम ऐसा ही यहाँ पर भी किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर सप्लाई की जगह हमने गैल्वेनोमीटर को लगाया। ठीक है, जब भी हम इसको जोड़ेंगे, जब भी हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है, जब इसका कनेक्शन पर्याप्त हो जाएगा, बस ये एक क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। और ये जो इधर की साइड है आप देखोगे, गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का काम होता है दिशा को बताना, साथ ही साथ करंट सप्लाई हो रहा है
या नहीं हो रहा है ये बताना। तो जब भी हम इसको जोड़ेंगे ये गैल्वेनोमीटर ऑटोमेटिकली थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मूवमेंट करेगा। मूवमेंट क्यों करेगा? मूवमेंट इसलिए करेगा क्योंकि यहाँ पर जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया वो ऑटोमेटिक क्या किया, इसको बिजली दे दिया। ठीक है, क्यों दे दिया? क्योंकि इसके खुद के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है और उस वजह से इसको हल्का सा सप्लाई आता है, बहुत ही कम आता है, जिसे ऑब्जर्व करना इतना भी आसान नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है। अब हम क्रियाकलाप करके देखते हैं। सबसे पहले हम दो वृत्ताकार कुंडली ए तथा बी एक दूसरे के निकट पास में रखते हैं। पास में रखना है लेकिन टच नहीं करना, कोई तार नहीं कनेक्ट करना। तथा कुंडली ए एक बैटरी और स्विच से जोड़ दिया जाता है, जबकि कुंडली बी को गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, जब हम स्विच ऑन करके कुंडली में धारा परिवाहित करते हैं, कुंडली ए जैसे ही धारा परिवाहित होगी, कुंडली बी में लगे हुए गैल्वेनोमीटर में विक्षेप दर्शाता है। विक्षेप का मतलब है हल्का सा चेंज दिखाता है। अब एक बात बताओ, यहाँ तो कोई तार भी कनेक्ट नहीं है, फिर ये क्यों हल्का सा मुड़ा? यही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसका मतलब यह हुआ कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण जब हम एक कुंडली में विद्युत धारा परिवाहित करते हैं तो निकट रखी कुंडली में भी धारा प्रेरित हो जाता है। जो पास में रखी वस्तु है उसमें भी क्या होता है, धारा प्रेरित हो जाता है। बहुत ही कम सेकंड के लिए होता है, लेकिन होता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। चलिए आगे देखिए। अब प्रश्न है, हमारे घर में बिजली किस प्रकार आता है, समझाइए। तो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि हमारे घर में जो बिजली की सप्लाई आता है वो किस तरह से आता है, और ये 5 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपके घर में जो बिजली आ रही है वो किस तरह से आती है। तो सबसे पहले तो बिजली घर में उत्पन्न की जाती है। आप सभी को पता है कि बिजली कहाँ पे उत्पन्न होती है, बिजली घर में, तथा यह ऊंचे खंभे के द्वारा आती है। और हमारे तक कैसे पहुंचती है, तो खंभे के द्वारा हमारे तक पहुंचती है। उन खंभों के ऊपर 2 मोटे कॉपर तार अथवा एल्युमिनियम तार द्वारा हमारे घर तक पहुंचाया जाता है। जो खंभे के ऊपर होते हैं वो होते हैं कॉपर के तार, और जो हमारे घर तक आता है वो होता है एल्युमिनियम के तार। ठीक है, 2 तार में से एक तार मुख्य तार होती है। कौन सा होता है, लाइव वायर होता है, जिसमें 220 वोल्ट का उच्च विभव होता है। और कितने का सप्लाई हो रहा होता है उस तार में, तो 220 वोल्ट। तथा दूसरा तार उदासीन होता है। मुख्य तार का रंग लाल होता है। ये चीज आपको याद रखना है, ये आपके लाइफ में बहुत काम आने वाली है। मुख्य तार का रंग कैसा होता है, लाल होता है, अथवा उदासीन तार का रंग कैसा होता है, काला होता है। तथा भूत योजन यानी जिसे अर्थिंग कहते हैं, ग्राउंड वायर तार का रंग कैसा होता है, हरा होता है। सबसे पहले ये मुख्य तार हमारे घर तक आती है और मीटर से जुड़ जाती है। किससे जुड़ती है, मीटर से। मीटर के बाद एक मुख्य स्विच होता है, मीटर के बाद एक होता है मेन स्विच, जो विद्युत की आवश्यकता पड़ने पर रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोग आजकल ये स्विच इस्तेमाल ना करके डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट फ्यूज रखते हैं। फ्यूज निकाल दिया तो भैया करंट नहीं आ रही है, और फ्यूज अगर लगा हुआ है तो करंट आ रही है। लेकिन बहुत से लोग अभी भी स्विच रखते हैं। ठीक है, एमसीबी की तरह होता है जो ऑन ऑफ करने के काम आते हैं। इसके अलावा इस स्विच के बाद विद्युत फ्यूज इस्तेमाल होता है, जो ओवरलोडिंग तथा शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तथा इसके अलावा हमारे घर में 2 अलग अलग परिपथ होते हैं, ये याद रखना। हमारे जो घर होते हैं इसमें 2 परिपथ होते हैं, एक होता है 5 एम्पियर का, एक होता है 15 एम्पियर का। 5 एम्पियर हमारा लाइट, ठीक है, और सीलिंग फैन के लिए होता है, ठीक है, पंखे के लिए होता है। और 15 एम्पियर वाला आपका हो गया रेफ्रिजरेटर हो गया, हीटर हो गया, ठीक है, आपका फ्रिज हो गया, ठीक है, एसी हो गया। इन सब चीज़ों के लिए 15 एम्पियर वाला यूज होता है, जिसका इस्तेमाल लाइट के लिए करते हैं। तथा दूसरा परिपथ 15 एम्पियर का होता है, जिसका इस्तेमाल हम शक्तिशाली विद्युत युक्ति को इस्तेमाल करने के लिए करते हैं, जैसे कि मोटर, गीजर, एसी, फ्रिज अथवा विद्युत हीटर। ऐसा इसलिए होता है ताकि अगर एक 15 एम्पियर वाला परिपथ ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट की वजह से खराब हो जाए, तब भी 5 एम्पियर वाला सही तरीके से काम करता रहे और हमारे घर में विद्युत व्यवस्था बनी रहेगी। ऐसा ना हो कि भाई एक ही साथ सब बंद हो गया, इसलिए हम ऐसा करते हैं। चलिए, अर्थ तार क्या है तथा हम इसे क्यों लगाते हैं। अर्थ तार का मतलब है अर्थिंग, ठीक है। अर्थ तार भूतार कहते हैं तथा हम इसे विद्युत युक्ति को बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब भी धारा की मात्रा अधिक हो जाती है तो अर्थ तार उस धारा को जमीन के अंदर भेज देती है और इससे हमें नुकसान भी
नहीं होता है। तो जब भी करंट जो धारा है वो ज़्यादा हो जाता है तो भूतार क्या करता है, उसे ज़मीन के अंदर ले लेती है और इससे जो हमारा मशीन है उसको जितनी आवश्यकता होती है उसे उतना ही धारा मिलता है। लघु पथन जिसे इंग्लिश में शॉर्ट सर्किट कहते हैं, क्या है और कब होता है? तो जब मुख्य तार उदासीन तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तब उसे लघु पथन कहते हैं। यानी कि काला वाला तार और आपका लाल वाला तार, ये दोनों जब आपस में सट जाते हैं तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब दो तार आपस में स्पर्श करते हैं तो विद्युत प्रतिरोधक अत्यंत कम हो जाती है और तारों में प्रवाहित हो रही धारा बहुत तेजी से बढ़ जाती है, जिस कारण तार जल जाता है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसे हिंदी में लघु पथन कहते हैं। ठीक है, चलिए। अति भारण जिसे हिंदी और इंग्लिश में ओवरलोडिंग कहते हैं, किसे कहते हैं और यह कब होता है? तो एक समय पर घरेलू वायरिंग में परिवाहित हो रही धारा इस्तेमाल की जा रही उपकरण की शक्ति पर निर्भर करती है। यदि उच्च शक्ति सीमांक यानी कि पावर रेटिंग पर भी निर्भर करती है। यदि हम एक ही समय पर उच्च शक्ति सीमांक वाले बहुत से युक्ति को इस्तेमाल करते हैं और वह बहुत अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जिससे ओवरलोडिंग हो जाता है, इसलिए कहते हैं एसी, फ्रिज, विद्युत हीटर जैसी युक्ति को एक साथ नहीं चलाना चाहिए, अन्यथा ओवरलोडिंग अथवा शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसी को अति भारण कहते हैं। तो ओवरलोडिंग का मतलब है हमारे घर में 220 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है, हमारे घर में जितना डिमांड है उससे ज़्यादा अगर हम मशीन को यूज़ कर रहे हैं तो ओवरलोडिंग हो जाएगा। ओवरलोडिंग होने से क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, घर में आग भी लग सकता है। तो हमें कभी भी एसी, फ्रिज, विद्युत हीटर ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं चलानी चाहिए, 1 बाय 1 करके चलाइए। जितनी आवश्यकता हो उतनी चलाइए, आवश्यकता नहीं है तो बंद कर देनी चाहिए। चलिए, विद्युत फ्यूज किसे कहते हैं तथा यह कैसे काम करता है? तो विद्युत फ्यूज किसे कहते हैं? विद्युत फ्यूज हम कहते हैं, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये है अपना विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज एक निम्न गलनांक वाले पतले कॉपर तार की छोटी लंबाई वाली एक सुरक्षा युक्ति है, ठीक है, जो पिघल जाता है और परिपथ को भंग कर देता है। होता क्या है हम समझते हैं अच्छे से। आप सबने अपने घर में इस तरह का देखा होगा, लगा हुआ रहता है, जिसे हम खींच लेते हैं तो हमारा जो लाइट है वो बंद हो जाता है और जब हम लगा देते हैं तो हमारा लाइट चालू हो जाता है। इसमें एक वायर होता है जो ऐसे जुड़ा हुआ होता है। जब भी हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है या शॉर्ट सर्किट होता है, बस ये तार गर्म होकर क्या होता है, टूट जाता है और टूटने के बाद क्या हो जाता है, इसके अंदर परिपथ कंप्लीट नहीं होता, सर्किट कंप्लीट नहीं होता और विद्युत धारा रुक जाता है। इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यदि धारा सुरक्षित मांग से अधिक हो जाती है, जब धारा सामान्य से बहुत ज़्यादा प्रवाहित होने लगती है तो विद्युत फ्यूज गर्म हो जाता है और उसके अंदर लगे कॉपर क्या होता है, पिघल जाता है। पिघलने की वजह से वो टूटकर अलग हो जाता है और जब वो टूट जाता है तो विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाता है। इसलिए हम सब अपने घर में ओवरलोडिंग अथवा शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए विद्युत फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। विद्युत फ्यूज धारा के तापन प्रभाव पे कार्य करता है तथा इसे घर में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। ठीक है, विद्युत से होने वाले आपदाएं क्या क्या है ये जान लेते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति विद्युत के तार के संपर्क में आ जाता है तो उसे विद्युत झटका लगता है। कुछ परिस्थितियों में व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, तो इससे आप सब सावधान रहें। क्षतिग्रस्त वायरिंग के कारण भवन अथवा घरों में आग भी लग सकती है। घरेलू वायरिंग में दिक्कत होने से दोषपूर्ण स्विच अथवा प्लग से चिंगारियां उत्पन्न हो सकती है और कभी कभी इससे आग भी लग जाती है। ठीक है, तो ये सारे विद्युत से होने वाले आपदाएं हैं और इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, बिजली के प्रयोग में किन किन सावधानियां रखनी चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो यदि कोई व्यक्ति गलती से बिजली के तार को छू लेता है या घर में बिजली की तार से आग लग जाती है तो हमें बिजली का मुख्य स्विच बंद कर देना चाहिए ताकि बिजली सप्लाई कट जाए और कम से कम दुर्घटना हो सके। ऐसा नहीं कि आप उसी को जाके पकड़ लीजिए, नहीं, आप सबसे पहले जाइए, अगर आपके घर में मेन स्विच है आप उस मेन स्विच को बंद कर सकते हैं, नहीं तो फ्यूज को आप निकाल दीजिए। ये सबसे ज़्यादा अच्छा और सावधानी पूर्वक होगा। यदि कोई व्यक्ति बिजली के तार को छू लेता है तो उसे लकड़ी, प्लास्टिक या रबर का विद्युत रोधी आधार देना चाहिए, ना कि उस व्यक्ति को हम खुद पकड़ ले। ऐसा करने से हमें भी दुर्घटना हो सकता है। ठीक है, कूलर तथा रेफ्रिजरेटर इत्यादि जैसे सभी विद्युत उपकरण को बिजली के झटके से बचने के लिए हमें घर में ग्राउंड वायरिंग करनी चाहिए
और इसके रहते हुए भी हमें उपकरण के धातु बॉडी को टच नहीं करना चाहिए। ग्राउंड वायरिंग तो ठीक है, इसके अलावा भी हमें जो भी धातु के बॉडी होते हैं उपकरण के, उसको टच नहीं करना चाहिए। सभी स्विच को एसी परिपथ के अनुसार लगाना चाहिए, ठीक है। फ्यूज हमेशा परिपथ के मुख्य तार से जुड़ा होना चाहिए। साथ ही फ्यूज तार उच्च रेटिंग तथा अच्छे पदार्थ का बना होना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोड ले सके, ठीक है। और घरेलू वायरिंग करते वक्त हमें यह ध्यान देना चाहिए कि उचित मोटाई अथवा उत्तम किस्म का विद्युत तार प्रयोग करना चाहिए और सारे तार दीवार के अंदर होना चाहिए ताकि कोई भी विद्युत तारों को जल्दी छू ना सके, ठीक है। आपने भी देखा होगा आजकल के जो घर बन रहे हैं इसके अंदर जो है अंदर से ही दीवार के अंदर ही वायरिंग होती है। उसका कारण यही है कि कोई उसे बाहर से ना छू सके। अगर जलता भी है तो उतना ज़्यादा नुकसानदेह ना हो, बल्कि अंदर में ही जल के वो रह जाए। इसलिए आजकल के जो वायरिंग होते हैं वो दीवार के अंदर से ही होते हैं। हमें खुद भी किसी चीज़ का मरम्मत नहीं करना चाहिए और अगर करते भी हैं तो लकड़ी अथवा रबर का इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा अच्छा ये होगा कि हम टेक्नीशियन का बुला ले और वो ठीक कर दे अगर हमें उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, ठीक है। तो यही था ये वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा और वीडियो में कमेंट करके आप बताइएगा ज़रूर कि ये वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक आप हमसे व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हो तो 9718646198 पे आप मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हो। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।